परसों तक कह रहे थे कि अभी 2 हफ्ते में फैसला करूंगा, वो अचानक ईरान पर हमला करने के लिए क्यों फैसला ले लेते हैं? इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को की ईरान से कोई पर्सनल दुश्मनी है। दुनिया में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे और कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ था। पेंसिल्वेनिया वो जगह जहां पर एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ही सितंबर में आरोप लगाए थे कि उन पर यह हमला ईरान के द्वारा किया गया हो सकता है। तो क्या यह माना जाए कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपना कोई पर्सनल बदला लिया है? हालांकि ईरान अमेरिका का आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि उनके ऊपर ईरान ने हमला करवाया हो सकता है। और ट्रंप ने, आपने सुना, इस हमले के बाद भी उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट बुली, मतलब वो ईरान को खुलकर कोस रहे हैं। सुनिए क्या कहा था। There have been 2 assassination attempts on my life that we know of, and they may or may not involve, but possibly do, Iran. But I don't really know, can't be sure, because in the first case in Butler, Pennsylvania, great place. ट्रंप ने कहा था, ट्रंप कई बार ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात भी कह चुके हैं और जिन लोगों को उन्होंने अपना मंत्री बनाया वो भी लगातार अपने कैंपेनिंग के दिनों में ही ईरान के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। ट्रंप के मौजूदा रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ तो बहुत पहले से ही जैसे प्लान बनाकर गए कि वो ईरान पर कैसे हमला करेंगे। उन्होंने बहुत पहले ही अमेरिकी मीडिया से अपनी रणनीति शेयर की थी। Sometimes you have moments, Steve, and I happen to believe that we can't kick the can down the road any longer in trying to prevent Iran from getting a nuclear bomb. They used the killing of Soleimani as an excuse to say, we're scrapping the Iran deal. We all know they were scrapping it anyway. So what better time than now to say, we're starting the clock. You've got a week. You've got X amount of time before we start taking out your energy production facilities. We take out key infrastructure. We take out your missile sites. We take out nuclear development. We take out port capabilities. Or you know what, take out a Quds headquarters. तो सुना आपने, ये पीटर हेगसेथ थे, रक्षा मंत्री हैं वहां। अब दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद आगे क्या होगा। ईरान तो रूस से समर्थन ले रहा है। रूस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि ऐसी स्थिति में ईरान को उसके सहयोगी न्यूक्लियर हथियार दे सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान अभी भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरान ने अमेरिका के हमले को अपनी संप्रभुता का, अखंडता के खिलाफ बताया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका सिर्फ ताकत और धमकी की भाषा समझते हैं। ईरान कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे। और अमेरिका के हमले के बाद ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा निकल रहा है इजराइल पर, क्योंकि कहीं और करेगा तो फिर एस्केलेशन होगा, यह विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो आज पहले दिन हमले के बाद ये ड्रोन तस्वीरें आई हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। वैसे अमेरिका ने भी कह दिया है कि अगर ईरान ने आगे उसके किसी ठिकाने पर हमले किए तो फिर ईरान पर बहुत बड़ा अटैक होगा। इसीलिए ईरान ने अभी तक अमेरिका के ठिकानों पर तो हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल को ईरान नहीं छोड़ रहा है। लगातार इजराइल को ईरान निशाना बना रहा है। तेल अवीव और हाइफा ईरान के लगातार निशाने पर है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इन हमलों की वजह से दुनिया को ये लगने लगा है कि क्या इस वक्त पर, इस मोड़ पर इजराइल कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने कई पड़ोसियों पर हमले किए। लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सब जगह से उस पर मिसाइल अटैक्स भी हुए, लेकिन इजराइल का इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। ऐसी तस्वीरें नहीं आई जितना ईरान की मिसाइलों से इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नुकसान की ये तस्वीरें खुद इजराइल की तरफ से जारी की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी इन हमलों को नहीं रोक पा रहा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसका आयरन डोम 90% हमले तो रोक रहा है, लेकिन 10% पर रोक नहीं लग पा रहा। और यही 10% हमले इजराइल में तबाही ला रहे हैं, और तबाही भी ऐसी जिसकी इजराइल को आदत नहीं है। इसीलिए तो जैसे ही इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई, तुरंत इजराइल भी बहुत खुश हो गया।
क्योंकि उसे भी ये समझ में आ गया था कि अब वो इस युद्ध में अकेला नहीं टिक पाएगा, उसे उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद साथी चाहिए, क्योंकि अगर उसको फोर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना है, उसके पास वैसे हथियार ही नहीं है। नेतन्याहू ट्रंप को शुक्रिया कहते थक नहीं रहे। सुनिए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते नहीं थक रहे, धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। वैसे खबरें अब ये भी मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से इस पक्ष में नहीं थे कि ईरान पर हमला किया जाए, इसीलिए उन्होंने दूरी बनाकर रखी। लेकिन जब शांति दूत बनना चाहते थे, नोबेल पुरस्कार लेना है, लेकिन जब इजराइल को जंग में ईरान पर शुरुआती बढ़त मिली तो ट्रंप खुलेआम उनके पक्ष में आ गए। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ट्रंप तब से लगातार ईरान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि 60 दिन का समय दिया था ईरान को डील करने के लिए, लेकिन उसने डील नहीं की। अब ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया है। We suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state. ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ईरान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो आइए आपको बताते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और ये हम भारतीयों के लिए भी बड़ी खबर है क्योंकि यहां से असर सभी मुल्कों पर पड़ेगा। हम आपको अब बड़े स्क्रीन पर जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से क्या असर हो सकता है ये बताना चाहते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ आपके लिए। ये जो पिंक लाइन मैं बना रही हूँ, ये देखिए, ये हिस्सा जो आपको बिल्कुल हल्के रंग का दिख रहा है ये समुद्र का हिस्सा है। ये जो मैंने आपको लाइन बना के दिखाई है यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये ईरान और ओमान के बीच में ये पड़ता है। एक तरफ ईरान है और इधर ओमान, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये तेल उत्पादन जो मुख्य देश है ईरान, सऊदी अरब,
यूएई, तमाम देश आप देख रहे हैं, इसमें सऊदी अरब है, कतर है, ये सभी है, इराक है, उधर इराक हो, कुवैत हो, उनके तेल निर्यात का मुख्य मार्ग ही यही है। मुख्य मार्ग जो सी रूट है, 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया को सप्लाई होता है। 30% पूरे वर्ल्ड का 30%। 20% जो वैश्विक एलएनजी है यानी लिक्विड नाइट्रोजन गैस, वो भी इसी मार्ग से निकलता है। और अगर होर्मुज के जलमार्ग को ब्लॉक करना संभव है या नहीं, वो आपको बताते हैं। जवाब है हाँ। रुकिए एक सेकेंड, हम आपको दिखाते हैं डिलीट करने के बाद, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या इसको ब्लॉक कर सकता है। देखिए जवाब है हाँ, क्योंकि सबसे सकरे मार्ग पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये रेड से जो बना है, ये पिंक मैंने कर दिया। ये पूरा नीला जो आपको दिख रहा है, ये फारस की खाड़ी है इधर, और इधर ओमान की खाड़ी। ये बीच में ये जो हिस्सा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और सबसे सकरे जगह पर 33 किलोमीटर्स। और जहाजों की आवाजाही जिस समुद्री पट्टी से हो सकती है, वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। ऐसे में देखिए, आप सोचिए 3 किलोमीटर के रास्ते को ईरान ने ब्लॉक किया, तो कैसे दुनिया भर के जो तेल के जहाज हैं वो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। यहीं से ये सारे जहाज जो है ऐसे होकर जाते हैं, और अगर ये जहाज यहाँ पर फंस जाते हैं तो आप सोचिए कि किस तरह की परेशानी होगी। 30% तेल तो यहीं से आता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद कर देता है, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है? तो जवाब है कि इसका कोई दूसरा वैकल्पिक समुद्री मार्ग नहीं है। कोशिश हो रही है, होती रहती है, लेकिन नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो करना क्या होगा? लाल सागर या ओमान की खाड़ी तक सड़क मार्ग की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर कोई पोर्ट मिलेगा। अब ये बात कहनी तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग नामुमकिन है। या फिर यूं समझे कि दुनिया की तेल कीमतों को आसमान में पहुंचने वाली लागत लगेगी, समय लगेगा, टेंशन होगा, सो अलग। और अगर इस रोड को ब्लॉक इस रूट को ब्लॉक कर देता है ईरान, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी। 30% तेल का कट जाना सप्लाई चेन में। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले कभी ब्लॉक किया गया है? जवाब है आज तक कभी नहीं। कम से कम आधुनिक इतिहास में तो नहीं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान भी जहाजों की आवाजाही यहां पर नहीं रुकी थी। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहले जो कभी नहीं किया, अब की अगर इसे ब्लॉक करने का कदम उठाता है, तो हमारे देश भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत का करीब 37% तेल इसी मार्ग से आता है, और इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारत पर असर पड़ेगा। अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला रास्ता ईरान सोचता है कि सबक सिखाने के लिए, विश्व में तबाही मचाने के लिए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूं, ईरान के लिए भी आर्थिक जोखिम हालांकि होगा, उसको नुकसान तो होगा। लेकिन अगर वो, अब मौजूदा रजीम तो वहां पर जैसे दीवार से जाकर चिपक गई है। अब उनको लग रहा है कि हमें जो कुछ भी करना है करें अपना फेस सेव करने के लिए। अगर ऐसा करते हैं तो 37% तेल जो भारत आता है वो भी प्रभावित होगा। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है, उसके लिए भी बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम है, बहुत नुकसान होगा, और उसे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद जिन देशों को ईरान का तेल मिलता है, उसका भी जलमार्ग यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। और अब आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल युद्ध के बाद दुनिया का रुख किस तरह बदल रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करते हुए इस युद्ध में कूद पड़ा है। इसके बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, और दुनिया फिर से धड़ों में बंटने लगी है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी जता रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो गए। युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, लोग खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। इसका सीधा असर कच्चे तेल, ट्रेड रूट, कूटनीतिक रिश्ते। आपने अभी तक सुना होगा, ट्रंप लगातार कह रहे थे मैं पुतिन से बात कर रहा हूं, मैं पुतिन को कह रहा हूं कि यूक्रेन से युद्ध बंद करो। अब पता नहीं वो क्यों नहीं सुन रहा, ये वो। अब तो रूस खुलकर खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ, चीन खुलकर खड़ा हो गया अमेरिका के खिलाफ। कूटनीतिक रिश्ते भी एक मकड़ जाल में अब फंस रहे हैं। और अब ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद दुनिया स्पष्ट रूप से बंटने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश हैं जो ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे ही देने को तैयार है।
आप इसका मतलब समझिए। उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट डाला जिसमें पॉइंट नंबर 3 पर उन्होंने लिखा कि ऐसे तमाम देश हैं जो अपना न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान को सीधे देने को तैयार है। अब इसकी गंभीरता समझिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो पीस मेकर प्रेसिडेंट नहीं, युद्ध शुरू करने वाले राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने अमेरिका की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा है, उसे न्यूक्लियर वेपन विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस हमले से ठीक पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इस हमले के बाद अब नजर हूती विद्रोहियों पर है कि क्या वो अमेरिका के जहाजों पर हमले करेंगे। कल तक ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का विरोध किया है। ये देश है क्या चीज? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में स्ट्राइक कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। मुस्लिम बिरादर में जाना आना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हुक्का पानी ना बंद हो जाए। ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, इसलिए ये तो कह दिया। लेकिन इससे पहले मुनीर गया था और ये युद्ध तब भी चल रहा था। मुनीर ने जाकर सजदा किया ट्रंप के सामने। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कूटनीति से धोखा दिया, अब वो उसके अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार हो। Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran. तो ये चले अब रूस के लिए मौजूदा स्थिति भारत के लिए काफी जटिल है। हालांकि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने तनाव कम करने की अपील की, शांति, सुरक्षा, स्थिरता की जरूरत पर खूब जोर दिया है। अब आपको बताएंगे कि दुनिया में खेमेबंदी के साथ साथ आगे क्या हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप फिलहाल ईरान में कोई बड़ी कार्रवाई अब नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका ईरान की कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। अब किस तरह से जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं उनमें आप देखिए, ईरान फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी इजराइल पर हमला कर लिया थोड़ा बहुत, अब इसके बाद वो बातचीत की मेज पर आ जाए। रूस के जरिए इधर उधर जाकर क्या एक सिचुएशन को काम करने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल भी रही थी, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमले के बाद बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ। अब संभव है कि इस हमले के बाद ईरान बातचीत की मेज पर आ जाए। एक स्थिति ये भी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की अपनी स्पीड तेज कर सकता है। जरूरी नहीं कि ईरान के पास ये 3 ठिकाने ही हों। ईरान के पास कुछ सीक्रेट ठिकाने भी हो सकते हैं जहां वो काम में और तेजी ला सकता है। अभी तक ईरान ने इजराइल को ही निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया है, ना ही उसने अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाया। लेकिन भविष्य में ये स्थिति बदल भी सकती है। ईरान के साथ हूती, हिजबुल्ला, हमास जैसे संगठन भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। और अब बात उस पाकिस्तान की जिसने इस युद्ध में अपने मुस्लिम बिरादर ईरान को धोखा दिया है। और पाकिस्तान के धोखे की कहानी आपको समझाने के लिए हम आपको 2 हेडलाइंस पढ़ाना चाहते हैं। ये हेडलाइन उस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति बता रही है। देखिए क्या विडंबना है। पाकिस्तान ने कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की थी। सिर मुंडाया ही था कि ओले बरस पड़े। पाकिस्तान सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया है, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। और देखिए आज ही ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, ईरान पर 2 लाख किलो बारूद गिरा दिया, ईरान पर 125 विमानों से हमला कर दिया, ईरान पर 75 बॉम्ब, हथियार, मिसाइलें दाग दी। और इन ट्रंप को पाकिस्तान कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अब पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कराने में जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन अब ये देखिए ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले